हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने 14 दिसंबर वाला पेपर लिया था, यानी 14 दिसंबर 2024 को जो पेपर हुआ था वो पेपर मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। ये जो पेपर है ये 15 दिसंबर 2024 वाला है। 2 दिन परीक्षा हुई थी। जो पेपर सेकंड है वह 2 दिन हुआ था। 14 दिसंबर को भी हुआ था और 15 दिसंबर को भी हुआ था। तो ये जो पेपर है ये 15 दिसंबर 2024 वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने 2024 वाले पेपर से शुरुआत की है और मैं 2012 तक सभी ऑफलाइन वाले पेपर सॉल्व करवा दूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, एक शिक्षक विद्यार्थियों के 2 समूहों को निम्नलिखित सामग्रियां देता है। समूह ए को 3 आयताकार कांच की पट्टियां, कांच की एक वृत्ताकार समतल प्लेट, चूड़ियों के कुछ टुकड़े तथा गत्ते की बनी एक ट्यूब एवं डिस्क। और समूह बी को क्या देते हैं शिक्षक? 2 समतल दर्पण और एक कठोर गत्ता यानी कि बॉक्स। उपर्युक्त सामग्रियों के समुच्चय के उपयोग से समूह ए और बी द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उपकरण बनाए जा सकते हैं? तो हमें बताना है कि कौन से उपकरण बनाए जा सकते हैं जो सामग्री दी गई है शिक्षार्थियों को उनके द्वारा। तो समूह ए को दी गई है 3 आयताकार कांच की पट्टियां दी गई हैं, कांच की वृत्ताकार समतल प्लेट दी गई है, चूड़ियों के कुछ टुकड़े दिए गए हैं और गत्ते की बनी एक ट्यूब और डिस्क दी गई है। तो इससे बना सकते हैं कैलाइडोस्कोप। और समूह बी को क्या दिया गया है? 2 समतल दर्पण और एक कठोर गत्ता यानी बॉक्स। तो इससे बना सकते हैं पेरिस्कोप, यानी कि आपका जो पहला विकल्प है यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायी और हानिकारक दोनों हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लाभदायी व्यवहार सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं किया जाता? पहला है घरों में भोज्य पदार्थों का परिरक्षण, दूसरा है औषधियां बनाना, तीसरा है जैविक अवशिष्टों का अपघटन और चौथा है मृदा की उर्वरता बढ़ाना यानी कि वृद्धि करना। अब हमें वह बताना है जो सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं किया जाता है, यानी कौन सा लाभदायी व्यवहार सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं किया जाता। तो इसमें जो पहला विकल्प लिखा हुआ है घरों में भोज्य पदार्थों का परिरक्षण, तो इसके लिए सूक्ष्म जीव जिम्मेदार नहीं है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सूक्ष्म जीव आमतौर पर घरों में खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं। जो संरक्षण होता है भोज्य पदार्थों का परिरक्षण, वो आमतौर पर प्रशीतन, ठंड और सुखाने जैसी विधियों के माध्यम से किया जाता है, सूक्ष्म जीवों पर निर्भर नहीं होता है। अब इसमें यही पूछा गया था कि कौन सा लाभदायी व्यवहार सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं किया जाता, तो घरों में भोज्य पदार्थों का परिरक्षण, पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बाकी जो तीनों लिखे हुए हैं इनमें सूक्ष्म जीव उत्तरदायी होते हैं, तो ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पहले करवा दे रही हूँ। मैं ईवीएस के भी करवा चुकी हूँ और पेपर 2 के एसएसटी के क्वेश्चन भी मैं करवा चुकी हूँ। तो यदि आप पेपर फर्स्ट देने वाले हैं तो ईवीएस वाली वीडियो भी जरूर देखिएगा। सभी ऑफलाइन वाले क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं और ऑनलाइन वाले पेपर के क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके कई प्रश्न तैयार हो जाते हैं और उसके बाद जब आप सिलेबस भी कंप्लीट कर लेते हैं, प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, तो आप आसानी से, बहुत ही ज्यादा आसानी से एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी मृदा की उर्वरता को बढ़ाने की संभावना सबसे कम है? पहला है प्रत्येक ऋतु में एकांतरत विभिन्न फसलें उगाना, दूसरा है फसल को बोते समय उनमें न्यूनतम दूरी बनाए रखना, तीसरा है उर्वरकों को जैविक खाद द्वारा बदलना और चौथा है 2 फसलों के बीच खेत को बिना बोए छोड़ देना। अब इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी मृदा की उर्वरता को बढ़ाने की संभावना
सबसे कम है, यानी कि जिस क्रिया में मृदा की उर्वरता बढ़ाने की संभावना सबसे कम है वह हमें बताना है। तो इसमें जो दूसरा विकल्प लिखा हुआ है, फसलों को बोते समय उनमें न्यूनतम दूरी बनाए रखना। बाकी सभी के द्वारा मृदा की उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन फसलों को बोते समय उनमें न्यूनतम दूरी बनाए रखना ये मृदा की उर्वरता को नहीं बढ़ाता है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है मेढकों में कायांतरण के प्रक्रम में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? पहला है थायरोक्सिन, दूसरा है इंसुलिन, तीसरा है एड्रीनलिन और चौथा है वृद्धि हार्मोन। तो मेढक जो होता है वह उभयचर होता है। तो इनमें कायांतरण एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने लार्वा अवस्था से वयस्क रूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजरता है। अब इसमें पूछा गया है कि इस प्रक्रम में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है, तो वह होता है थायरोक्सिन। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जो थायरोक्सिन हार्मोन है यह कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों के विकास और विभेदन को नियंत्रित करके टेडपोल को वयस्क मेढक में बदलने को नियंत्रित करता है। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में जान लीजिए। जो इंसुलिन है ये अग्नाशय द्वारा उत्पादित एक हार्मोन है। एड्रीनलिन ये अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा उत्पादित एक हार्मोन है और वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा उत्पादित हार्मोन है। तो इनके बारे में इतनी जानकारी आवश्यक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एक शिक्षक रसायन विज्ञान में एक विषय के शिक्षण के समय विद्यार्थियों की निम्नलिखित धारणाओं की पहचान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक धारणा नहीं है? पहला है अभिक्रिया में ऑक्सीजन डालना उपचयन यानी ऑक्सीकरण है। दूसरा है कार्बन के अपर रूपों का समान परमाणु क्रमांक होता है। तीसरा है कार्बन परमाणु काला है और चौथा है एक रासायनिक आबंध दो परमाणुओं के बीच एक रेखा है। तो वैकल्पिक धारणा क्या होती है, सबसे पहले आपको ये जानना आवश्यक है। तो वैकल्पिक धारणाएं जिन्हें भ्रांतियों के रूप में जाना जाता है, यानी कि हम बच्चे को समझाते तो सही तरीके से हैं लेकिन वह समझ नहीं पाता। ये जो भ्रांतियां होती हैं ये सीखने में बाधा डाल सकती हैं, इसलिए इन्हें दूर करना बहुत आवश्यक होता है। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा वैकल्पिक धारणा नहीं है, तो जो चौथा विकल्प लिखा हुआ है यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। एक रासायनिक आबंध दो परमाणुओं के बीच एक रेखा है, ये वैकल्पिक धारणा नहीं है। यह जो कथन है ये अति सरलीकृत है, तो ये वैकल्पिक धारणा नहीं है, इसमें कोई भ्रांति नहीं होगी बच्चों को, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही वैज्ञानिक सादृश्य यानी अनुरूपता को निरूपित करता है? पहला है ईंधन आग की तरह जलता है। दूसरा है बैटरी फ्लैश लाइट के लिए वैसे ही है जैसे हेडलाइट कार के लिए। तीसरा है विशुद्ध सोना मक्खन की तरह कोमल होता है। और चौथा है सूत्रकण का यानी माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा केंद्र होती है। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा एक सही वैज्ञानिक सादृश्य को निरूपित करता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह कोशिका का ऊर्जा केंद्र होता है, यानी पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है इसे। तो यही सही है, सही पूछा गया है, तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है एक शिक्षिका कक्षा में परमाणु ऊर्जा पर वाद विवाद का आयोजन करती हैं, उसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं? पहला है विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं समाज के बीच संबंधों को समझाना। दूसरा है विद्यार्थियों को वैश्विक सरोकारों के मुद्दों से अवगत कराना। तीसरा है परमाणु रिएक्टर के संबंध में विद्यार्थियों की अवधारणात्मक समझ यानी बोध को प्रोत्साहित करना। और चौथा है समाज के हित के लाभ के लिए विज्ञान के दायित्वपूर्ण उपयोग के बारे में समझाना। अब इसमें क्या पूछा गया है कि एक शिक्षिका है कक्षा में परमाणु ऊर्जा पर वाद विवाद आयोजित कर रही हैं, तो उनके क्या उद्देश्य हो सकते हैं? तो विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं समाज के बीच संबंधों को समझाना, सही है ये।
क्योंकि परमाणु ऊर्जा में वैज्ञानिक सिद्धांत और इसके सामाजिक निहितार्थ दोनों शामिल होते हैं। पहला सही हो गया। दूसरा लिखा है विद्यार्थियों को वैश्विक सरोकारों के मुद्दों से अवगत कराना। तो ये भी सही है। जो विद्यार्थी हैं उनको ऊर्जा स्थिरता और परमाणु ऊर्जा के नैतिक निहितार्थ जैसे वैश्विक मुद्दों से परिचित कराना, जो दुनिया भर में एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। ये भी सही है। सी में लिखा है परमाणु रिएक्टर के संबंध में विद्यार्थियों की अवधारणात्मक समझ को प्रोत्साहित करना। तो ये जो कथन है ये एक वाद विवाद परमाणु रिएक्टरों के तकनीकी विवरणों पर गहराई से ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता, तो इसीलिए ये इसमें शामिल नहीं होगा। और डी लिखा है समाज के हित लाभ के लिए विज्ञान के दायित्वपूर्ण उपयोग के बारे में समझाना। तो ए सही है, बी सही है, डी सही है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के समकालीन बोध के साथ सुसंगत नहीं है? पहला है विज्ञान में जांच आवर्ती क्रिया को वैज्ञानिक विधि के किसी भी अथवा सभी चरणों में किसी भी क्रम में शामिल कर सकती है। दूसरा है वैज्ञानिक विधि समस्या समाधान का तर्कसंगत उपागम प्रदान करती है। तीसरा है एक वैज्ञानिक विधि का अनुपालन करना निश्चित और एकमात्र मार्ग है वैज्ञानिक अन्वेषण यानी खोज का। और चौथा है वैज्ञानिक विधि परिघटना के संबंध में सौंदर्य परक अथवा मूल्य संबंधित निर्णय लेने में कोई सहायता नहीं करती। अब इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सा विज्ञान के समकालीन बोध के साथ सुसंगत नहीं है? तो इसमें जो सुसंगत नहीं है वह है तीसरा विकल्प कि एक वैज्ञानिक विधि का अनुपालन करना निश्चित और एकमात्र मार्ग है वैज्ञानिक अन्वेषण का। ये सुसंगत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि खोज की प्रक्रिया के कई रास्ते होते हैं। केवल इसमें लिखा है कि एकमात्र मार्ग है वैज्ञानिक अन्वेषण का वैज्ञानिक विधि, तो यही सुसंगत नहीं है। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित उद्धरण पर विचार कीजिए। लिखा है बोर के परमाणु सिद्धांत ने विज्ञान में क्रांति ला दी। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के लिए स्थिर ऊर्जा अवस्थाएं सामने आईं, जिसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करते समय ऊर्जा का विकिरण नहीं करता। उपर्युक्त उद्धरण विज्ञान की प्रकृति के संबंध में क्या चित्रित करता है? पहला है विज्ञान अस्थायी है। दूसरा है विज्ञान सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से सन्निहित है। तीसरा है विज्ञान व्यक्तिनिष्ठ है। और चौथा है विज्ञान मान यानी मूल्य निरपेक्ष है। तो विज्ञान की जो प्रकृति है उसमें यह समझ शामिल है कि वैज्ञानिक ज्ञान जो है समय के साथ विकसित होता है, अक्सर नए सिद्धांतों या प्रायोगिक निष्कर्षों के परिणाम स्वरूप जो मौजूदा अवधारणाएं होती हैं उन्हें चुनौती देते हैं। अब इसमें जो कथन सही है पूछा गया है कि उपर्युक्त उद्धरण विज्ञान की प्रकृति के संबंध में क्या चित्रित करता है, तो ये चित्रित करता है कि विज्ञान अस्थायी है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन दिया गया है, तर्क दिया गया है। अभिकथन है विज्ञान को आमूल परिवर्तनों का अनुभव करना पड़ता है। तर्क है नए साक्ष्य के प्रकाश में विद्यमान वैज्ञानिक सिद्धांतों एवं नियमों को रद्द किया जा सकता है। तो दोनों ही सही लिखे हुए हैं। विज्ञान को आमूल परिवर्तनों का अनुभव करना पड़ता है, समय के साथ उनमें परिवर्तन हो जाता है। और नए साक्ष्य के प्रकाश में विद्यमान वैज्ञानिक सिद्धांतों एवं नियमों को रद्द किया जा सकता है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही तर्क भी है यानी सही कारण भी है। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जो अभिकथन और तर्क वाले प्रश्न होते हैं बहुत ध्यान से इनको पढ़िए और समझिए भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है सृजनात्मकता को विकसित करने के लिए शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किन पर बल दिया जाना चाहिए? पहला है पूछताछ एवं अन्वेषण कार्यों में विद्यार्थियों को संलग्न रखना। दूसरा है विद्यार्थियों के कार्यों के मूल्यांकन के समय सही अथवा गलत उत्तरों को उजागर करना। तीसरा है विद्यार्थियों को मूल्यांकन से भय मुक्त होकर कार्य करने के लिए प्रेरित करना। और चौथा है विद्यार्थियों को सभी पुस्तक प्रश्नों के सही उत्तर ज्ञात करने के लिए प्रेरित करना।
तो पूछा गया है कि सृजनात्मकता को विकसित करना है, तो हमें शिक्षार्थी की जो सोच है उसे व्यापक करना होगा, यानी कि व्यापक सोच को बढ़ावा देना होगा। अब इसमें जो सही कथन है वह कौन कौन से हैं? पूछताछ एवं अन्वेषण कार्यों में विद्यार्थियों को संलग्न रखना, विद्यार्थियों से पूछना, खोज कार्यों में उन्हें लगाना। तो ये इसमें बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेंगे, अपने विचारों को प्रदर्शित करेंगे। जब उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो अपने विचारों को वो बताएंगे। पहला इसमें सही है। विद्यार्थियों के कार्यों के मूल्यांकन के लिए सही अथवा गलत उत्तरों को उजागर करना, ये इसमें शामिल नहीं होगा। सी में लिखा है विद्यार्थियों को मूल्यांकन से भय मुक्त होकर कार्य करने के लिए प्रेरित करना, ये भी सही है। और विद्यार्थियों को सभी पाठ्यपुस्तकों के प्रश्नों के सही उत्तर ज्ञात करने के लिए प्रेरित करना, तो इससे सृजनात्मकता विकसित नहीं होगी। केवल बच्चे सही उत्तरों को खोजते रहेंगे तो उससे सृजनात्मकता विकसित नहीं होगी। तो इसमें सिर्फ ए और सी सही हैं। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है विज्ञान कक्षा के दौरान शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ साझा करती हैं कि विद्युत बल्ब के आविष्कार का श्रेय सामान्यतः थॉमस एल्वा एडिसन को दिया जाता है। उससे पहले भी कई अन्यों ने इस पर काम किया परंतु असफल रहे। शिक्षिका का उपर्युक्त उद्धरण विज्ञान के विषय में क्या सूचित करता है? पहला है विज्ञान अधिगम का अंतःविषयक क्षेत्र है। दूसरा है विज्ञान परिवर्तनशील है। तीसरा है विज्ञान एक सामूहिक उद्यम है। और चौथा है विज्ञान संशयवाद को बढ़ावा देता है। अब इसमें जो सही है वह हमें बताने हैं। तो विज्ञान अधिगम का अंतःविषयक क्षेत्र है, तो ये उद्धरण से संबंधित नहीं हो रहा है, तो ये इसमें शामिल नहीं होगा। विज्ञान परिवर्तनशील है, ये सही है। विज्ञान सामूहिक उद्यम है, ये भी सही है, क्योंकि वैज्ञानिक प्रगति अक्सर कई व्यक्तियों के काम से होती है जो एक दूसरे के विचारों और प्रयासों का निर्माण करते हैं, भले ही वे पहले प्रयास में हमेशा सफल ना हो। तो विज्ञान एक सामूहिक उद्यम है। और डी में लिखा है कि विज्ञान संशयवाद को बढ़ावा देता है, ये भी इसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि जो उद्धरण दिया गया है उससे जो संबंधित है वह हमें बताने हैं। तो इसमें बी और सी सही है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है क्यों वैज्ञानिक प्रणालियों के व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए वैज्ञानिक प्रतिरूपण का उपयोग करते हैं? पहला है वास्तविक प्रणाली की तुलना में प्रतिरूप विश्लेषण के लिए सरल होते हैं। दूसरा है प्रतिरूप परिकल्पना को नहीं परख सकता। तीसरा है प्रतिरूपण के लिए किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं होती। और चौथा है प्रतिरूपण को किसी कंप्यूटर परिकलन की आवश्यकता नहीं होती। तो वैज्ञानिक प्रतिरूपण यानी कि वैज्ञानिक मॉडलिंग एक उपकरण है जिसका उपयोग वैज्ञानिक जटिल प्रणालियों या घटनाओं का प्रतिनिधित्व करने और उन्हें समझने के लिए किया जाता है। अब इसमें क्या पूछा गया है कि क्यों वैज्ञानिक प्रणालियों के व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए वैज्ञानिक प्रतिरूपण का उपयोग करते हैं? तो वास्तविक प्रणाली की तुलना में प्रतिरूप विश्लेषण करने के लिए सरल होते हैं। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। क्योंकि जो वास्तविक दुनिया की जो प्रणालियां हैं वो बहुत जटिल होती हैं, जिनमें कई चर और अंतःक्रियाएं शामिल होती हैं जिनका सीधे अध्ययन करना मुश्किल होता है। इसीलिए मॉडल बनाकर वैज्ञानिक किसी प्रणाली के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो वास्तविक प्रणाली की तुलना में प्रतिरूप विश्लेषण के लिए सरल होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग किया जाता है। पहला विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है शिक्षक ने कक्षा में एक प्रयोग किया और विद्यार्थियों ने निम्नलिखित कथनों S1 और S2 को रिकॉर्ड किया। S1 है ऑक्सीजन ज्वलनशीलता का समर्थक है। S2 है ऑक्सीजन एक गैर ज्वलनशील गैस है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?
तो S1 में लिखा है कि ऑक्सीजन ज्वलनशीलता का समर्थक है, तो ये है निष्कर्ष। और ऑक्सीजन एक गैर ज्वलनशील गैस है, ये है निष्कर्ष, यानी दोनों ही निष्कर्ष हैं। तो चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है एक लड़की ने प्लास्टिक की एक बोतल के तल के निकट एक छेद किया। उसने छेद को बंद करने के लिए उस पर अपना अंगूठा रखा। बोतल को उसकी क्षमता से आधा पानी से भरा, फिर उसने बोतल का ढक्कन कसकर बंद किया। अब क्या होगा जब वह अपना अंगूठा छेद से हटाएगी? पहला है, छेद से पानी का फुवारा छूटेगा क्योंकि बोतल के अंदर का दाब बाहरी दाब से अधिक है। दूसरा है, छेद के बाहर पानी नहीं छूटेगा क्योंकि बोतल के अंदर का दाब बाहरी दाब से कम है। तीसरा है, छेद में से पानी का फुवारा छूटेगा क्योंकि बोतल के अंदर का दाब बाहरी दाब से कम है। और चौथा है, छेद से पानी बाहर नहीं आएगा क्योंकि बोतल के अंदर का दाब बाहरी दाब से अधिक है। अब लड़की ने क्या किया है, प्लास्टिक की बोतल ली और बोतल के तल के निकट एक छेद किया है और उसने छेद को बंद करने के लिए उस पर अपना अंगूठा रखा है। फिर बोतल को आधा पानी से भर दिया है और ढक्कन को कसकर बंद कर दिया है। अब जब वह अंगूठा अपना हटाएगी तो क्या होगा? तो छेद से पानी का फुवारा छूटेगा क्योंकि बोतल के अंदर का जो दाब है बाहरी दाब से अधिक है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्योंकि जब बोतल पानी से भर दी जाती है और ढक्कन को बंद कर दिया जाता है तो बोतल के अंदर की हवा सीमित और अधिक दबाव वाली हो जाती है। तो इसीलिए तो पहला विकल्प सही है, क्योंकि बोतल के अंदर का जो दाब है वह बाहरी दाब से अधिक है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बैकेलाइट एक ए है और बी के निर्माण में प्रयुक्त होता है, वहीं दूसरी ओर पीवीसी एक सी है जो डी के निर्माण में प्रयुक्त होता है। अब हमें ए बी सी डी के मान बताने हैं। तो बैकेलाइट जो है एक प्रकार का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, जिसका अर्थ है कि गर्म होने पर यह एक अपरिवर्तनीय रासायनिक परिवर्तन से गुजरता है जिससे एक कठोर टिकाऊ पदार्थ बनता है। तो ए हो गया थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। देखते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किस किस विकल्प में लिखा हुआ है। विकल्प कट करके भी तो उत्तर निकाल सकते हैं। ए में लिखा है थर्मोप्लास्टिक, ये नहीं होगा। इसमें भी थर्मोप्लास्टिक लिखा है, ये भी नहीं होगा। सी में लिखा है ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। चलिए बी देखते हैं क्या होगा। बैकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है और बी के निर्माण में प्रयुक्त होता है, तो इसका जो प्रयोग है ये वैद्युत स्विच बनाने में किया जाता है। तो बी हो गया वैद्युत स्विच। वहीं दूसरी ओर पीवीसी एक थर्मोप्लास्टिक है, तो सी हो गया थर्मोप्लास्टिक जो डी यानी पात्र के निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो इसमें सी विकल्प उसमें आपका सही हो जाएगा, तीसरा विकल्प। पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड एक थर्मोप्लास्टिक है, जिसका अर्थ है कि गर्म होने पर यह मुलायम और ढलने योग्य हो जाता है और इसे कई बार फिर से ढाला जा सकता है। पीवीसी का उपयोग कंटेनर, पाइप, विद्युत इंसुलेशन और अन्य उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है। तो सी हो गया थर्मोप्लास्टिक, डी हो गया पात्र, ए हो गया थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और बी हो गया वैद्युत स्विच। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, पदार्थ एक्स का एक ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर एक अन्य पदार्थ वाई उत्पन्न करता है। वाई ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जेड बनाता है। यह प्रेक्षण किया गया कि वाई नीला लिटमस लाल कर देता है। एक्स वाई जेड के विषय में निम्नलिखित में से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? अब हमें यहाँ पर बताया गया कि जो वाई है वह नीला लिटमस लाल कर देता है। नीला लिटमस लाल कौन करता है? अम्ल, यानी जो वाई है ये अम्लीय प्रवृत्ति का होगा, इतना हमें पता चल गया। अब जो पदार्थ एक्स है, ये पदार्थ एक्स का एक ऑक्साइड जल से विक्रिया करके अन्य पदार्थ वाई उत्पन्न कर रहा है और वाई है अम्लीय।
इसके बाद बाई ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जेड बनाता है। अब बाई जब अम्लीय है तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर जेड भी अम्लीय होने की संभावना है। इसके अलावा यदि कोई ऑक्साइड अधातु है तो यह आमतौर पर जल से अभिक्रिया करके अम्लीय विलयन बनाता है। और यहाँ पर जो बाई है वह अम्लीय प्रवृत्ति का है, ये हमें पता चल गया। यानी कि जो एक्स है वह अधातु है। तो इसमें अधातु अधातु 2 में लिखा हुआ है, 2 तो पहले ही कट हो गए। विकल्प कट करके भी तो उत्तर निकाल लेते हैं। एक्स अधातु है, ये हमें पता चल गया। और बाई प्रकृति में अम्लीय है और जेड भी अम्लीय होगा, ये हमने प्रश्न को पढ़ के निकाला है। तो दूसरा विकल्प इसमें सही हो गया। इतना याद रखिएगा कि यदि कोई ऑक्साइड अधातु है तो यह आमतौर पर जल से अभिक्रिया करने पर अम्लीय विलयन बनाता है, और यदि यह धातु है तो आमतौर पर यह क्षारीय विलयन बनाएगा। अब यहाँ पर हमसे कहा गया कि बाई नीला लिटमस लाल कर देता है, यानी बाई अम्लीय प्रवृत्ति का है, और ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जेड बनाता है, तो जेड भी अम्लीय प्रवृत्ति का होगा, संभावना है। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना है जब सोडियम ब्रोमाइड के विलयन में क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाए? पहला है अपघटन द्वारा सोडियम क्लोराइड का निर्माण, दूसरा है कोई अभिक्रिया नहीं होगी, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड का बनना, और चौथा है ऊर्ध्वपातन से शुद्ध सोडियम प्राप्त करना। तो क्या होने की संभावना है जब सोडियम ब्रोमाइड के विलयन में क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाता है? तो जब कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित करता है तो ये विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो जब सोडियम ब्रोमाइड के विलयन में क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाएगा तो क्लोरीन एक प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण सोडियम ब्रोमाइड से ब्रोमीन को विस्थापित कर देगा। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड बनना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मोमबत्ती की ज्वाला के क्षेत्रों के विषय में सत्य नहीं है, यानी कि जो गलत है वह हमें बताना है। पहला है ज्वाला का पीला भाग आंशिक दहन का क्षेत्र है, दूसरा है अंतरतम क्षेत्र जलने का समर्थन नहीं करता और उसमें बिना जले मोम का वाष्प होता है, तीसरा है ज्वाला का ज्योतिहीन भाग पूर्ण दहन का क्षेत्र है, और चौथा है ज्वाला के मध्य क्षेत्र का तापमान और ज्योतिहीन भाग का तापमान एक समान होता है। तो मोमबत्ती की जो लौ होती है वह 3 क्षेत्रों में विभाजित होती है। आपको एनसीईआरटी में डिटेल में पढ़ाया भी गया है। प्रत्येक क्षेत्र में तापमान अलग अलग होता है, प्रत्येक क्षेत्र का विशिष्ट रंग होता है। तो सबसे जो भीतरी क्षेत्र है यहाँ लौ का रंग गहरा काला होता है। यह मूल रूप से बिना जले मोम के वाष्प से संबंधित है, और यह क्षेत्र सबसे गर्म क्षेत्र है। कौन सा? सबसे भीतरी क्षेत्र। जो मध्य क्षेत्र होता है यहाँ पर लौ का रंग होता है पीला, और यह क्षेत्र चमकीला और चमकदार होता है, और इस क्षेत्र का तापमान मध्यम होता है। और सबसे जो बाहरी क्षेत्र है इस क्षेत्र का रंग होता है नीला, और यह वह क्षेत्र है जहाँ पूर्ण दहन हो रहा होता है, और यह क्षेत्र सबसे गर्म भाग है। अब इसमें जो सत्य नहीं है, जो गलत है, वह हमें बताना है। तो इसमें लिखा है कि ज्वाला के मध्य क्षेत्र का तापमान और ज्योतिहीन भाग का तापमान एक समान है। तो ये गलत है, क्योंकि जो अलग अलग भाग है उनका तापमान भी अलग अलग है। इसमें जो सत्य नहीं है वह बताना था। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, चौथा विकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक थर्मस फ्लास्क की अंदरूनी और बाहरी परतों के बीच निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम उपस्थित होता है और क्यों? पहला है निर्वात, क्योंकि यह चालन और संवहन के कारण होने वाली ऊष्मा की हानि को रोकता है। दूसरा है वायु, क्योंकि यह विकिरण और चालन के कारण होने वाली ऊष्मा की हानि को रोकता है। तीसरा है वायु, क्योंकि यह चालन के कारण होने वाली ऊष्मा की हानि को रोकती है। और चौथा है स्टील, क्योंकि यह विकिरण और संवहन के कारण होने वाली ऊष्मा की हानि को रोकता है। तो एक जो थर्मस फ्लास्क होता है इसको सामग्री और बाहरी वातावरण के बीच ऊष्मा विनिमय को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें आमतौर पर 2 परतें होती हैं, एक आंतरिक परत और एक बाहरी परत, जिनके बीच में एक माध्यम होता है। 2 परतों के बीच के माध्यम का मुख्य कार्य चालन, संवहन और विकिरण के माध्यम से
ऊष्मा के नुकसान को रोकना है। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा माध्यम उपस्थित होता है और क्यों होता है। तो निर्वात उपस्थित होता है क्योंकि यह चालन और संवहन के कारण होने वाली ऊष्मा की हानि को रोकता है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बूझो तांबे यानी कॉपर को परिशुद्ध करने के लिए एक परपथ बनाना चाहता है, निम्नलिखित में से उसे किस इलेक्ट्रोड और विलयन को चुनना चाहिए। पहला है एनोड अशुद्ध तांबा या कॉपर, कैथोड शुद्ध तांबा या कॉपर और विलयन कॉपर सल्फेट। दूसरा है एनोड शुद्ध तांबा, कैथोड अशुद्ध तांबा, विलयन कॉपर सल्फेट। तीसरा है एनोड अशुद्ध तांबा, कैथोड शुद्ध तांबा और विलयन जल। और चौथा है एनोड कार्बन, कैथोड शुद्ध तांबा और विलयन कॉपर सल्फेट। तो कॉपर का शुद्धिकरण आमतौर पर विद्युत अपघटन की प्रक्रिया का उपयोग करके किया जाता है। यहाँ अशुद्ध कॉपर को एनोड के रूप में उपयोग किया जाता है और शुद्ध कैथोड पर जमा होता है। जो शुद्ध कॉपर होता है वह कैथोड पर जमा होता है और इलेक्ट्रोलाइट कॉपर लवण विलयन होता है, आमतौर पर कॉपर सल्फेट। यानी कि आपका जो पहला विकल्प है वह सही है। एनोड पर हमें अशुद्ध तांबा लेना है और जो शुद्ध तांबा होगा वह कैथोड पर जमा होगा और विलयन किसका लेना है, कॉपर सल्फेट का। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रकाश की एक किरण विभिन्न प्राकाशिक घनत्व के दो माध्यमों एक्स और वाई में प्रवेश करती है। नीचे दी गई तालिका के संदर्भ में ए बी सी तथा डी की पहचान कीजिए। हमें ए बी सी डी बताना है क्या होंगे। तो यहाँ प्रकाश की चाल में परिवर्तन वृद्धि होती है, तो प्रकाश की आवृत्ति में क्या होगा, यहाँ पर भी होगी वृद्धि। ए बराबर हो जाएगा वृद्धि। विकल्प कट करके उत्तर निकालेंगे, देखेंगे ए में वृद्धि कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है। तो ए में कोई परिवर्तन नहीं, इसमें लिखा है ए में घट रहा है, तो सी विकल्प उत्तर हो गया। इसी में ए में वृद्धि हो रही है, यहाँ बी घट जाएगा। इस तरीके से भी उत्तर हम निकाल लेते हैं। यदि हमें एक पता चल जाता है तो उसके अनुसार भी हम उत्तर निकाल लेते हैं। इसमें आपका तीसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। एक निकालने पर ही हमें सभी पता चल गए, सबके मान पता चल गए, यानी सबके बारे में पता चल गया। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला प्रश्न दिया गया है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा मृत वनस्पति जीवाश्म ईंधन ए में दाब बी और तापमान सी पर परिवर्तित हो जाती है तो डी कहलाता है। तो इसमें भी हम विकल्प कट करके ही उत्तर निकालेंगे। चलिए देखते हैं, वह प्रक्रम जिसके द्वारा मृत वनस्पति जीवाश्म ईंधन, तो जो मृत वनस्पति है जीवाश्म ईंधन कोयले में परिवर्तित हो जाती है, तो ए हो गया कोयला। जिसमें ए कोयला है उसे ही रखेंगे, बाकी काट देंगे। इन दो में से ही आपका एक विकल्प उत्तर है। आगे लिखा है, जीवाश्म ईंधन कोयला में उच्च ताप और उच्च दाब पर परिवर्तित होता है, तो बी उच्च होगा और सी भी होगा उच्च, तो डी कहलाता है। डी क्या कहलाता है, कार्बनीकरण। दूसरा विकल्प उत्तर हो गया। यदि आपको एक आ जाता है तो उसके अनुसार भी आप उत्तर निकाल सकते हैं। जिस तरीके से आप, जैसे मैंने आपको बताया कि कट करके भी आप इस तरीके से उत्तर निकाल सकते हैं। इसमें आपका दूसरा विकल्प सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृदा के एक नमूने को जल के साथ मिलाया गया जिसने पीएच पत्र को पीला नारंगी कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा अब पीएच पत्र का रंग नीला कर देगा। पहला है सिरका, दूसरा साधारण नमक, तीसरा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और चौथा नींबू का रस। तो पीएच जो है किसी पदार्थ के कितना अम्लीय या क्षारीय होने का माप है। 7 से कम पीएच मान अम्लीय पदार्थ को दर्शाता है, जबकि 7 से अधिक पीएच मान क्षारीय पदार्थ को दर्शाता है। 7 पीएच मान उदासीन होता है, ये भी आपको याद रखना है। अब इसमें कहा गया है कि मृदा के एक नमूने को जल के साथ मिलाया गया जिसने पीएच पत्र को पीला नारंगी कर दिया। तो ये पीला नारंगी करना क्या दर्शा रहा है कि ये जो विलयन जो है ये कमजोर अम्लीय विलयन है, जिसका जो पीएच मान है लगभग 4 या 6 होगा, 4 या 6 के बीच में। अब इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अब पीएच पत्र का रंग नीला कर देगा।
तो नीला कर देगा पीएच पत्र का मान मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और विकल्प उत्तर क्यों नहीं है? क्योंकि सिरका जो है ये अम्लीय होता है और ये पीएच पेपर को लाल कर देगा। साधारण नमक जो है ये उदासीन होता है, किसी विलयन के पीएच को ये प्रभावित नहीं करता, यह पीएच पेपर में कोई रंग परिवर्तन नहीं करेगा। और नींबू का रस ये अम्लीय होता है और ये पीएच पेपर को लाल कर देगा। इसीलिए इसमें तीसरा विकल्प सही है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ये क्षारीय है और यह पीएच पेपर को नीला या हरा कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है फ्यूज तार बनाने के लिए निम्नलिखित में से आप किसका चयन करेंगे। हमें फ्यूज तार बनाना है, हम किसका प्रयोग करेंगे ये पूछा गया है। यहाँ पर ये प्रतिरोध दिया गया है, मोटाई और गलनांक। पहले में लिखा है निम्न पतला उच्च, दूसरा है निम्न मोटा उच्च, तीसरा है उच्च मोटा निम्न और चौथा है उच्च पतला निम्न। तो फ्यूज तार बनाने के लिए जो गुण होते हैं, क्या गुण होते हैं? फ्यूज तार में उच्च प्रतिरोध होना चाहिए ताकि वह जल्दी गर्म हो जाए, और तार पतला होना चाहिए ताकि जब धारा अधिक हो जाए तो यह आसानी से पिघल जाए, और तार का गलनांक निम्न होना चाहिए ताकि यह अत्यधिक धारा के तहत जल्दी पिघल जाए। तो इसमें आपका चौथा विकल्प सही होगा। प्रतिरोध होना चाहिए उच्च, मोटाई होनी चाहिए पतली, यानी कि जो तार है वह कैसा होना चाहिए, पतला, और गलनांक होना चाहिए निम्न। चौथा विकल्प इसमें उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्तरीकरण के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है पौधों द्वारा जड़ तंत्र से नाइट्रोजन के यौगिकों का उद्ग्रहण, दूसरा है पादप प्रोटीन और अन्य यौगिकों का संश्लेषण, तीसरा है मृत पौधों और जीवों से प्राप्त नाइट्रोजनी अपशिष्ट का नाइट्रोजनी यौगिकों में रूपांतरण, और चौथा है कई जीवाणु और नीले हरे शैवाल द्वारा वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्तरीकरण। सही क्रम हमें बताना है। तो सबसे पहले आएगा डी, कई जीवाणु और नीले हरे शैवाल द्वारा वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्तरीकरण। ये आएगा पहले पे। उसके बाद आएगा ए, पौधों द्वारा जड़ तंत्र से नाइट्रोजन के यौगिकों का उद्ग्रहण। फिर आएगा बी, पादप प्रोटीन और अन्य यौगिकों का संश्लेषण। फिर आएगा सी, यानी कि डी ए बी सी। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। हमें क्रम से लगाना था, क्रम से लगा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी शहर का विभिन्न महीनों के लिए निम्नलिखित मौसम चार्ट है। किस महीने में वाष्पन की दर उच्चतम होगी? हमें वाष्पन की दर बतानी है किसमें उच्च होगी। तो जिसमें तापमान अधिक होगा और जिसमें हवा की चाल भी अधिक है, उसी में वाष्पीकरण की दर भी उच्चतम होगी। तो देखते हैं सबसे अधिक तापमान किसका है? बी का। हवा की चाल भी यहाँ पर सबसे अधिक है, तो इसमें ही वाष्पन की दर होगी उच्च। चौथा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी पुष्प में लैंगिक जनन की घटनाओं के क्रम के लिए सही है? पहला है परागण और भ्रूण के विकास के पश्चात नवोद्भिद बनते हैं। दूसरा है परागण और नवोद्भिद के बनने के पश्चात भ्रूण बनता है। तीसरा है परागण के पश्चात भ्रूण के विकसित होने के पूर्व नवोद्भिद बनते हैं। और चौथा है परागण के पूर्व और निषेचन के पश्चात भ्रूण बनता है। तो पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन में परागण, निषेचन, भ्रूण निर्माण और अंततः अंकुरों की वृद्धि की प्रक्रिया शामिल होती है। अब इसमें घटनाओं के सही क्रम बताना है घटनाओं का।
तो परागण और भ्रूण के विकास के पश्चात नवोद्भिद बनते हैं। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये सब आपको डिटेल में एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ेगा, वहाँ आपको बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में डिटेल में समझाया गया है। जो क्लास 6, 7, 8 की साइंस की बुक है उन्हें आप एग्जाम से पहले जरूर पढ़ लीजिए। पहले मैंने कंप्लीट पढ़ाया था, इस बार समय मिला तो मैं इस बार भी कंप्लीट आप लोगों को क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी की जो बुक चलती है उससे मैं जरूर पढ़ाऊंगी। बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतःस्रावी ग्रंथियों के विषय में सत्य नहीं है? पहला है पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क से जुड़ी होती है। दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोनों का स्राव करती हैं। तीसरा है अग्नाशय और अधिवृक्क अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। और चौथा है अंतःस्रावी ग्रंथियां वाहिनियों द्वारा हार्मोनों का स्राव करती हैं। तो जो सत्य नहीं है वह हमें बताना है। तो पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क से जुड़ी है, ये कथन तो सत्य है। जो पीयूष ग्रंथि होती है मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है और हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है, ये सही है। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोनों का स्राव करती हैं, ये भी सही है। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोनों का उत्पादन और स्राव करती हैं जिनका लक्ष्य अंगों पर विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। अग्नाशय और अधिवृक्क अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, ये भी सही है। लेकिन जो डी लिखा हुआ है यानी चौथा लिखा हुआ है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां वाहिनियों द्वारा हार्मोन का स्राव करती हैं, ये गलत है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में वाहिनियों की कमी की विशेषता होती है और सीधे रक्त प्रवाह में हार्मोन का स्राव करती हैं। तो ये हो गया गलत, गलत ही पूछा गया था तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। आखिरी प्रश्न है, अभी कथन दिया गया है, तर्क दिया गया है। लिखा है वन नाशन यानी वन कटाई बाढ़ का कारण हो सकता है। तर्क दिया गया है वन कटाई से जल की अंतःस्यंदन दर घट जाती है। दोनों ही सही लिखे हुए हैं। वनों की कटाई के कारण बाढ़ आ जाती है यानी कि ये बाढ़ का कारण बनता है, और वन कटाई से जल की अंतःस्यंदन दर घट जाती है। ए और आर दोनों सही हैं और ए का आर सही तर्क भी है, यानी कि तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ये पेपर था 15 दिसंबर 2024 वाला। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ, सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। 14 दिसंबर वाला पेपर यदि आपने नहीं देखा है, 14 दिसंबर वाला वीडियो जिसमें मैंने 14 दिसंबर वाला पेपर सॉल्व करवाया है, तो वो वीडियो भी देख लीजिए। अभी आप साथ में ही देखते चलिए। ये दूसरा वीडियो है, इसके पहले एक वीडियो आ चुका है। मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगी ताकि आप लोगों को वीडियो ढूंढने में कोई भी परेशानी ना हो। ईवीएस की वीडियो देखना चाहते हैं तो ईवीएस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आप ईवीएस की वीडियो एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप पेपर फर्स्ट भी देने वाले हैं तो ईवीएस की वीडियो भी जरूर देख के जाइएगा। और पहले मैंने एनसीईआरटी से कंप्लीट पढ़ाया है, आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, सभी वीडियो वहां पर एक साथ आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो बुक है वह अपडेट हो चुकी है क्लास 6 की, तो उसमें कुछ चेंजमेंट भी हुए हैं। तो अब मैं फिर से जब ये वाली एनसीईआरटी वाली सीरीज शुरू करूंगी तो कंप्लीट 6, 7, 8 पढ़ाऊंगी। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। यदि आप लोग सपोर्ट करते हैं तो मैं जरूर आप लोगों को कंप्लीट पढ़ाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।